एवरीवन, इंडियन एजुकेशनल थिंकर्स की हमारी सीरीज चल रही है और इस सीरीज के अंतर्गत आज हम देखेंगे श्री रविंद्रनाथ टैगोर की एजुकेशनल फिलोसॉफी क्या रही है। सो विदाउट वेस्टिंग अ मिनट लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले क्लास का ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज की क्लास में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टैगोर के बारे में, गुरुदेव के बारे में जानेंगे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू टैगोर एजुकेशन किस टाइप की होनी चाहिए वो देखेंगे। फिर उन्होंने जो एम्स है, करिकुलम है, मेथड्स ऑफ टीचिंग है, स्कूल कैसा होना चाहिए, टीचर्स कैसे होने चाहिए, स्कूल में डिसिप्लिन, अनुशासन किस टाइप का होना चाहिए, वो सारी चीजें अकॉर्डिंग टू टैगोर्स पॉइंट ऑफ व्यू हम देखेंगे। उन्होंने जो एजुकेशनल फिलोसॉफी कही है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद विश्व भारती, जिसको हाल ही में वर्ल्ड फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का टैग मिला है। जनरली जो हेरिटेज का टैग है वो डेड मॉन्यूमेंट को मिलता है, बट दिस इज वर्ल्ड फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसको ये सितंबर 2023 में मिला है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो ये सारे फैक्चुअल नॉलेज आपको जानना बहुत जरूरी है। तो ये पूरी सारी की सारी चीजें आज की क्लास में देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टैगोर के बारे में जान लेते हैं। उनका जन्म हुआ था 1861 में और उनकी डेथ कब हुई थी? 1941 में। ही वॉज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन एंड द फर्स्ट लिरिसिस्ट हु विन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर गीतांजलि। और कब मिला था उनको? 1913 में। वो पहले नॉन यूरोपियन थे और पहले गीतकार भी थे जिनको ये नोबेल प्राइज मिला है 1913 में। ठीक है, आगे देखते हैं। ही वॉज नॉन एज बंगाली पॉलीमैथ। अब पॉलीमैथ का मतलब क्या होता है? An individual whose knowledge span was substantial number of subject, कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज हो। जैसे हम रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करें तो वो राइटर थे, ठीक है, वो पोएट भी थे, वो प्ले राइटर भी थे, ठीक है, वो फिलोसोफर भी थे, ठीक है, वो रिफॉर्मर भी थे। और ये लिस्ट तो बहुत लंबी चलेगी। तो उनको बंगाली पॉलीमैथ इसीलिए कहा जाता है कि उनको बहुत सारी सब्जेक्ट्स का नॉलेज था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हमने कल ही डिस्कस किया था कि जो फिलोसॉफी होती है वो कहीं ना कहीं हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं उनसे इन्फ्लुएंस होती है। ठीक है, अब टैगोर जी की एजुकेशनल फिलोसॉफी देख ली तो उनके जो मेजर इन्फ्लुएंसेस थे, मेजर फैक्टर्स थे, वो कौन से थे? तो एक तो होम एनवायरनमेंट था, उनका स्कूल का एनवायरनमेंट था, उनका लव फॉर नेचर मतलब कि प्रकृति के प्रति जो प्रेम था, वो कवि थे तो ऑफकोर्स प्रकृति के प्रति तो उनका प्रेम होगा ही। ठीक है, और उनकी एक्सटेंसिव विजिट थी, वो बहुत ट्रैवल करते थे, यूज टू ट्रैवल अलॉट, और वो कहीं ना कहीं उनकी राइटिंग्स में भी झलकता था। अब जितना हम ट्रैवल करेंगे उतना हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस करेंगे, तो ऑफकोर्स वो सारी चीजें उनकी कहीं ना कहीं एजुकेशनल फिलोसॉफी है उसमें भी रिफ्लेक्ट करेंगी। ठीक है, तो मेजरली उनके जो एजुकेशनल फिलोसॉफी के मेन एस्पेक्ट है दैट वाज आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं एजुकेशन की डेफिनेशन क्या है टैगोर के अनुसार। वी शुड नो दैट द ग्रेट टास्क ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन इज टू प्रोवाइड फॉर द एजुकेशन ऑफ द माइंड एंड ऑल द सेंसेस थ्रू वेरियस एक्टिविटीज। तो उन्होंने क्या कहा है कि जो आप एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो वो मन का और सेंसेस का। दैट मीन्स सिर्फ बच्चों को आप कोई भी चीज सिखा दोगे तो वो इनफ नहीं होगा। बच्चे की सारी सेंसेस, जो हमारी 5 सेंसेस है, वो कहीं ना कहीं वो सारी चीजों से कनेक्ट होगी तो बच्चा अच्छे से वो चीजें कर पाएगा, उसको इंटरेस्ट डेवलप होगा, वो जो चीजें सीखेगा वो लंबे समय तक याद रखेगा। ठीक है, और वेरियस एक्टिविटीज, दैट मीन्स कि ऐसा नहीं कि क्लास में टीचर ही एक्टिव हो, नहीं, दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। बच्चों को जो भी आप सिखाओ वो डिफरेंट एक्टिविटीज के माध्यम से सिखाओ जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होगा, बच्चे सीखेंगे। ठीक है, और उनका आगे अगर आप देखें तो ये पिक्चर है विश्व भारती इंस्टीट्यूट का। अगर उस समय पे, ठीक है, उस समय भी वो चाहते तो वो कोलकाता में एस्टैब्लिश कर पाते, बट नहीं, उन्होंने कोलकाता से दूर इनको एस्टैब्लिश किया बिकॉज उनको नेचुरल एनवायरनमेंट चाहिए था। आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे एक पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते हैं। अब हमने क्या, एक क्लासरूम में बंद कमरे में पढ़ाई की है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ एटमोसफियर बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है। इवन टैगोर वाज नोइंग कि हर कोई बच्चा अपने पेस से सीखता है। इट इज नॉट कंपल्सरी कि अगर एक बच्चा कोई भी कॉन्सेप्ट 1 घंटे में सीख ले तो दूसरा बच्चा वही कॉन्सेप्ट 1 घंटे में ही सीखेगा। यहाँ पे विश्व भारती में सभी को अपने पेस के हिसाब से पढ़ाई करने की एक क्या बोले, एक लिबर्टी दी गई है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एम्स ऑफ एजुकेशन देख लेते हैं।
तो अकॉर्डिंग टू टैगोर एजुकेशन इस टाइप का होना चाहिए जो आपको सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ ले जाए, इमांसिपेशन की तरफ ले जाए, ठीक है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होना चाहिए, मोरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, उसके साथ फिजिकल डेवलपमेंट की भी उन्होंने बात की है। देन उन्होंने भाईचारे की बात की, लव फॉर ह्यूमैनिटी की बात की है, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कनेक्शन बिटवीन गॉड एंड मैन। अब ये कब होगा? जब सेल्फ रियलाइजेशन होगा, उसके आगे फिर इमांसिपेशन यानी कि मुक्ति की तरफ जाएंगे। अगर अब पहले हमें सेल्फ रियलाइजेशन ही नहीं हुआ हो तो देन हाउ कैन वी गो टू द फर्दर स्टेप ऑफ इमांसिपेशन, ठीक है। तो वो सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं बाय एजुकेशन हमें देनी है, ठीक है। देन डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल एटीट्यूड, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो, अब आपने गांधी जी को पढ़ा है तो गांधी जी ने नेशनलिटी की बात की है, तो उन्होंने यहाँ पे इंटरनेशनल की बात की है। गांधी जी का मेन जो मोटो था, मेन एम था, वो क्या था? वोकेशनल एजुकेशन, के बच्चों को आप इस टाइप का एजुकेशन दो कि जो बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दे सके, और इनका मेन एम क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन का है, ठीक है। तो दोनों में ये सारे वैचारिक मतभेद थे, दो वो दोनों एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, बट यस जब इंटेलेक्चुअल पर्सन होते हैं तो थोड़ा सा विचार भेद तो रहता ही है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है व्हेन यू आर राइटिंग डाउन अ क्वेश्चन, ठीक है। अब करिकुलम मतलब कि पाठ्यक्रम देख लेते हैं। ही गेव एम्फोसिस टू हिस्ट्री, जियोग्राफी, एग्रीकल्चर एंड नेचर स्टडी। वो एक नेचुरलिस्ट थे, प्रकृतिवादी थे, तो ऑफकोर्स नेचर स्टडी तो आएगा ही, ठीक है। एग्रीकल्चर भी आएगा। तो चीजों को ऐसे कनेक्ट करके रखिए तो वो चीजें आपको जल्दी से एग्जाम में याद आ जाएंगी, ठीक है। अब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में क्या है? हॉर्टिकल्चर, दैट मीन्स बागबानी की बात की है। को करिकुलर एक्टिविटीज में ड्राइंग है, सिंगिंग है, पेंटिंग है, लैंग्वेजेस है एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ हैंडवर्क है। अब वो खुद पोएट थे, राइटर थे, ठीक है। तो वो जो चीजें वो खुद करते थे वो कहीं ना कहीं उनके एजुकेशन फिलोसफी में ऑफकोर्स झल के गई। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं वो हमें पढ़ाने चाहिए अकॉर्डिंग टू टैगोर इन आवर स्कूल्स, राइट। अब आगे देखते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या होंगी। तो अकॉर्डिंग टू टैगोर वो बुकिश नॉलेज और एग्जामिनेशन ओरिएंटेड टीचिंग के बिल्कुल खिलाफ थे। तो वो किसको एम्फोसाइज करते थे? तो वो ऐसी टीचिंग होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू हिम कि जब क्लास में टीचर जाए तो वो ऐसे पढ़ाए कि बच्चों में एक क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा जागृत हो, बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको स्पिरिट ऑफ प्ले बरकरार रखना है, दैट मीन्स आपको जो भी पढ़ाओ आपको एक्टिविटी ओरिएंटेड रखना है, ठीक है। बच्चों का भी एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। आगे देखते हैं, ही एडवोकेट फुलनेस ऑफ एक्सपीरियंस, फिजिकल, मेंटल, एस्थेटिक एंड इमोशनल, राइट। तो कहीं ना कहीं उनके जो एम्स है एजुकेशन के वो मेथड ऑफ टीचिंग में झलकते हैं, राइट। आगे देख लेते हैं, एक्टिविटीज बेस्ड टीचिंग होना चाहिए, एक्सपीरियंस बेस्ड टीचिंग होना चाहिए, जॉयफुल टीचिंग होना चाहिए, ठीक है। डेवलप क्यूरियोसिटी एंड इंटरेस्ट जो हमने अभी डिस्कस किया, स्पिरिट ऑफ प्ले, राइट। टीचिंग वाइल वॉकिंग, कि बच्चों को आप क्लासरूम में बंद करके मत पढ़ाओ, आप जाओ बाहर गार्डन में जाके, पेड़ पौधों के बीच में जाके बच्चों को पढ़ाओ, वहां बच्चे अपने सेंस ऑर्गन से भी ज्यादा सीखते हैं, ठीक है। डिबेट एंड डिस्कशन मेथड, दैट मीन्स कि अब डिस्कशन, एक हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए क्लास में टीचर्स और बच्चों के बीच में, ठीक है। एंड ह्यूरिस्टिक मेथड, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, राइट। तो उसमें आपको बच्चों को डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स देने हैं, वो उस प्रॉब्लम्स को अप्रोच करेंगे और उनका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो दीज आर द मेथड्स जो टैगोर ने हमें सजेस्ट किए इन द क्लासरूम, ठीक है। अब आगे देखते हैं, रोल ऑफ टीचर देख लेते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू हिम एजुकेशन कैन बी इम्पार्टेड ओनली बाय अ टीचर, नेवर बाय अ मेथड। तो उन्होंने क्या कहा है कि टीचर इज ऑलवेज इन प्राइमरी रोल, मेथड जो है वो सेकेंडरी रहेंगी, ठीक है। अगर टीचर में नॉलेज है, अगर उनकी टीचिंग स्किल अच्छी है, इफ ही और शी इज प्रोफिशिएंट इन हिज प्रोफेशन, ठीक है, तो वो अच्छे से अपने और स्टूडेंट के बीच एक कनेक्शन बिल्डअप कर पाएंगे, ठीक है। उनकी जो टीचिंग स्किल है उसी से वो बच्चों में इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी वो जनरेट कर पाएंगे, चाहे मेथड कोई भी यूज करे। मेथड इज ऑलवेज प्ले अ सेकेंडरी रोल, ठीक है। टीचर का होता है वो मेन रोल होता है। आगे उन्होंने क्या कहा है, अ गुड टीचर इज ऑलवेज अ लर्नर, a lamp can never light another lamp unless it continue to burn its own flame। बहुत ही बढ़िया लाइन कही है, बिकॉज जो नॉलेज है वो अनएंडिंग है। यहाँ पे ये नहीं होता कि अगर टीचर ने कोई डिग्री ले लिया, कुछ भी पढ़ लिया और आगे बस ये 100% श्योर है कि चाहे कितने भी साल तक पढ़ाओ तो उनके कोई और नॉलेज या और कोई पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। आपको हमेशा हर रोज आपको अपडेट करना पड़ता है, तो ही आप अच्छे टीचर बन पाओगे, ठीक है।
आगे देखते हैं स्कूल के बारे में उनका क्या कहना था। अकॉर्डिंग टू टैगोर, स्कूल्स वेयर द फ्रेशनेस ऑफ देयर फीलिंग्स ऑफ नेचर, सेंसिटिवनेस ऑफ सोल इन देयर रिलेशनशिप विद देयर ह्यूमन सराउंडिंग। दैट मीन्स ऐसा स्कूल होना चाहिए कि आसपास ह्यूमन सराउंडिंग हो, ठीक है, नेचर के बिल्कुल पास होना चाहिए और जहाँ पे एक ह्यूमन रिलेशनशिप फले फूले, उस टाइप का एक स्कूल होना चाहिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो नेचुरल सराउंडिंग में मतलब कि प्राकृतिक परिवेश में होना चाहिए, आसपास प्रकृति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि शहर के बीचों बीच आप स्कूल लगा रहे हो, यहाँ पे हॉर्न की हॉन्किंग आ रही है, यहाँ पे और शोर शराबा हो रहा है, बीच में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कोई मतलब भी नहीं इस टाइप की पढ़ाई का। तो नेचुरल सराउंडिंग में स्कूल होनी चाहिए। इट शुड प्रोवाइड एन एनवायरमेंट ऑफ लिविंग एस्पिरेशन बेस्ड अपॉन लिविंग कॉन्टेक्ट बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। दैट मीन्स कहीं ना कहीं उनके दिमाग में यही था कि गुरुकुल बेस्ड प्रणाली हो, ठीक है, कि जहाँ पे टीचर्स और बच्चे साथ में रहे और एक उनको लिविंग एस्पिरेशंस मिलती रहे, ठीक है। आगे देखते हैं। देयर शुड बी वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी। वो खुद वेल रिड पर्सन थे, तो ऑफकोर्स इस बात तो होगी कि स्कूल है तो लाइब्रेरी तो वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत बुक्स पढ़ी है और वहाँ पे वो यूटिलाइज ही नहीं हो रही, नहीं, एक वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी चाहिए। देयर शुड बी सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूट लाइक डेयरी फार्म, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल एंड वर्कशॉप। वो सारी चीजें स्कूल के कैंपस में नियर बाय में होनी चाहिए, ऐसा उनका मानना था। अब आगे देखते हैं। अगर डिसिप्लिन अनुशासन की बात करें तो वो सख्त और कठोर अनुशासन के बिल्कुल खिलाफ थे। वो नेचुरलिस्ट थे, तो फ्री एनवायरनमेंट, फ्रीडम ऑफ माइंड एंड फ्रीडम ऑफ लर्निंग में बिलीव करते थे। टागोर एम्फोसाइज ऑन सेल्फ डिसिप्लिन। गांधी जी भी सेल्फ डिसिप्लिन में ही मानते थे, वो हमने आगे देखा। तो टागोर भी सेल्फ डिसिप्लिन में ही मानने वाले व्यक्ति थे और उनको अकॉर्डिंग स्कूल में एक सेल्फ डिसिप्लिन एनवायरनमेंट क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। एजुकेशनल फिलोसॉफी देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू टैगोर। तो टैगोर का मानना था कि चिल्ड्रन हैव देयर एक्टिव सबकॉन्शियस माइंड विच लाइक अ ट्री हैज अ पावर टू गैदर इट्स फूड फ्रॉम द सराउंडिंग एटमोसफियर। वो क्या कहते थे कि जैसे ट्री है अपने सराउंडिंग एटमोसफियर से, पानी है, मिनरल से, सनलाइट है, वो कहाँ से लेता है, अपने सराउंडिंग एटमोसफियर से लेता है। सेम वे बच्चे भी सराउंडिंग एटमोसफियर से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। इवन हमने भी नोटिस किया होगा कि घर में अगर छोटा बच्चा हो तो अगर बहुत सारी चीजें हम लोग घर में नहीं बोलते, उस टाइप की चीजें भी बच्चे सीख के आते हैं। कहाँ से सीखते हैं, तो सराउंडिंग एटमोसफियर से सीखते आते हैं, ठीक है। अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि जो स्कूल में छोटे बच्चे होते हैं वो अपने टीचर से 40% नॉलेज ही लेते हैं, बाकी 50 to 60% नॉलेज वो अपने सराउंडिंग से, अपने ऑब्जर्वेशन से लेते हैं, ठीक है। इसलिए वो स्कूल का एटमोसफेयर किस टाइप का होना चाहिए, तो उन्होंने सजेस्ट किया है कि देयर इज शुड बी होलिस्टिक अप्रोच इन एजुकेशन, ठीक है। कनेक्शन विद द नेचर, वो नेचर के पास होना चाहिए, नहीं कि स्कूल कहीं एकदम शहर के सिटी के बीच में होना चाहिए, नहीं। पर्सनलाइज लर्निंग होनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज उनका मानना था कि हर एक बच्चे में अलग अलग पोटेंशियल है, सबकी लर्निंग स्पीड अलग होती है, तो यहाँ पे पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस हर बच्चे को मिलना चाहिए। आगे देखें। इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव की उन्होंने बात की, एजुकेशन एंड फ्रीडम ऑफ माइंड की भी उन्होंने बात की, बिकॉज वो नेचुरलिस्टिक थे। लर्निंग थ्रू मदर टंग, यहाँ पे जो गांधी जी ने बोला था वही उन्होंने बोला है, बट इन्होंने कहीं ना कहीं इंग्लिश लैंग्वेज को भी एम्फोसाइज किया है, ठीक है। आगे देखें तो टैगोर की जो एजुकेशनल फिलोसॉफी थी, इट वाज अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ ह्यूमनिज्म, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म एंड सुपर नेचुरलिज्म। इस फिलोसॉफी इज ए ट्रू ब्लेंड ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फिलोसॉफी, बिकॉज उन्होंने मदर टंग में अगर बोला कि मदर टंग में आप बच्चों को एजुकेट करो, बट उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को भी इतना ही एम्फोसाइज किया, उसने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की भी इतनी ही बात की थी। तो इट इज अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फिलोसॉफी एज वेल। विश्व भारती विच वॉज एस्टैब्लिश इन 1921 बाय रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया आगे ही कि विश्व भारती वॉज इंक्लूडेड इन वर्ल्ड्स फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी बाय यूनेस्को इन सितंबर 2023। दिस इज द पीस ऑफ नॉलेज। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो यू शुड रिमेंबर दिस। सी, दिस इज द फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी। अदरवाइज हेरिटेज मीन्स क्या होता है, जो डेड मॉन्यूमेंट है उसको दिया जाता है, बट ये जो टैग है यूनेस्को के द्वारा अभी मिला है विश्व भारती को, दैट इज फर्स्ट, वर्ल्ड्स फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो दिस इज द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल फॉर यू, योर पेपर 1 एंड पेपर 2 ऑल्सो, ठीक है। अगर आप यूजीसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या तो कोई भी सेट एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। अब विश्व भारती के बारे में हम देख लेते हैं। विश्व भारती इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1921, 1921 में टागोर जी के द्वारा उसको एस्टैब्लिश किया गया।
द वर्ल्ड विश्व भारती कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स, एक तो है विश्व, विश्व मतलब कि वर्ल्ड, और भारती मीन्स कल्चर, मतलब विश्व की संस्कृति जहाँ पे है, ऐसी एक यूनिवर्सिटी है, दैट इज विश्व भारती। ठीक है, यह विश्वविद्यालय का मोटो क्या है? यत्र विश्वम भवति एकामिदम, मतलब यहाँ दुनिया एक जगह पर मिलती है। अब हमने उनके एजुकेशन फिलोसॉफी में आगे जाना कि उनकी जो फिलोसॉफी वो कहीं ना कहीं ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों फिलोसॉफी का परफेक्ट ब्लेंड है। ठीक है, तो वही सारी फिलोसॉफी को दिमाग में रख के, वही सारी चीजों को कहीं ना कहीं दिमाग में रख के उन्होंने विश्व भारती को एस्टैब्लिश किया था। ये वहां छात्रों को प्रकृति के साथ अविभाज्य जुड़ाव में लाना चाहते थे, बिकॉज वो नेचुरलिस्ट थे, तो वो तो चीजें क्वाइट ऑब्वियस ही है। ठीक है, thank you for watching. If you find this video informative, do consider like, share and subscribing to my channel. आगे इसी चैनल पर आपको बहुत सारे B.Ed, M.Ed और आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिलेटेड टीचिंग वीडियोस मिलते रहेंगे. So till then, bye bye and take care of yourself.